हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में इतिहास के टॉप 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो में सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड लिए गए हैं, तो इसलिए यह वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंस होने वाला है। तो सबसे पहले आप शांत जगह पर बैठ जाइए और बिल्कुल कंसंट्रेट होकर वीडियो को देखते चलिए, क्योंकि ये जितने भी प्रश्न हैं सारे वेरी इंपॉर्टेंट है और यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि समस्त वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके आपको सबसे पहले। तो आज का हमारा टॉपिक है इतिहास के प्राचीन भारत सेक्शन से अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा, आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो साथियों, आग का आविष्कार हुआ था पूरा पाषाण काल में। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड, कृषि तथा पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो दोस्तों, कृषि तथा पहिए का आविष्कार हुआ था नव पाषाण काल में। आग का आविष्कार हुआ था पूरा पाषाण काल में, जबकि कृषि तथा पहिए का आविष्कार हुआ था नव पाषाण काल में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, नव पाषाण शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो दोस्तों, नव पाषाण शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था जान लुबाक नामक वैज्ञानिक ने। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता का काल माना जाता है? तो फ्रेंड्स, सिंधु घाटी सभ्यता का काल माना जाता है 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा इस वीडियो सीरीज का क्वेश्चन नंबर 5, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी? तो दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी नगर नियोजन की व्यवस्था, यानी नगर नियोजन। अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का प्रमुख व्यवसाय था? तो दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का प्रमुख व्यवसाय था कृषि, यानी कि एग्रीकल्चर। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख फसलें थी? तो दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की प्रमुख फसलें थी गेहूं और जौ। अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8, सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सी लिपि प्रचलित थी? तो दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता में भाव चित्रात्मक लिपि प्रचलित थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग भाव चित्रात्मक लिपि को जानते थे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? दोस्तों, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना होगा। तो हड़प्पा जो स्थित है वह स्थित है रावी नदी के तट पर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता का नाम किसने दिया था? तो दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता का नाम दिया था जॉन मॉर्सल ने। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11, हड़प्पा का 2 बार सर्वेक्षण किसने किया था? तो साथियों, हड़प्पा का 2 बार सर्वेक्षण किया था जनरल कनिंघम ने। 2 बार सर्वेक्षण किया था जनरल कनिंघम ने। अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12, हड़प्पा की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो साथियों, हड़प्पा की खोज सर्वप्रथम की थी चार्ल्स मैसन ने सन 1826 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13, सिंधु सभ्यता की सर्वाधिक पश्चिमी पूरा स्थल था? तो दोस्तों, सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पूरा स्थल था सुत का गेंडोर, जो कि स्थित है बालूचिस्तान में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14, सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पूर्वी पूरा स्थल था? तो दोस्तों, सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पूर्वी पूरा स्थल था आलमगीरपुर, जो कि स्थित है मेरठ उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा इस वीडियो सीरीज का क्वेश्चन नंबर 15, सिंधु सभ्यता का कुल क्षेत्रफल है? तो दोस्तों, सिंधु सभ्यता का कुल क्षेत्रफल है 12,99,600 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सिंधु सभ्यता के समूचे क्षेत्रफल का आकार है? तो दोस्तों, सिंधु सभ्यता के समूचे क्षेत्रफल का आकार है त्रिभुजाकार। यदि वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को आप लाइक जरूर करें। अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17, हड़प्पा को मेसोपोटामिया का उपनिवेश कहा था? तो दोस्तों, हड़प्पा को मेसोपोटामिया का उपनिवेश कहा था व्हीलर ने। हड़प्पा को मेसोपोटामिया का उपनिवेश कहा था व्हीलर ने। अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18, सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था? तो साथियों, सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था लोथल बंदरगाह, जो कि स्थित है गुजरात के भोगवा नदी तट पर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19, मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? यह क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, आपको इसे ध्यान में रखना होगा। तो साथियों, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20, मोहनजोदड़ो से प्राप्त प्रमुख इमारत व स्मारक हैं? तो साथियों, मोहनजोदड़ो से प्राप्त प्रमुख इमारत व स्मारक क्रमशः अन्नागार तथा बृहत स्नानागार हैं। यानी मोहनजोदड़ो से प्राप्त प्रमुख इमारत है अन्नागार, जबकि स्मारक की बात करें तो वह है बृहत स्नानागार। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21, मेसोपोटामिया का अर्थ है? तो साथियों, मेसोपोटामिया का अर्थ है 2 नदियों की बीच की भूमि। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22, सिंधु सभ्यता का स्थल कालीबंग का शाब्दिक अर्थ है? तो दोस्तों, सिंधु सभ्यता में एक स्थल है जिसे कालीबंग कहते हैं, तो उसका शाब्दिक अर्थ है काली रंग की चूड़ियां। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सिंधु घाटी के लोगों का सबसे महत्वपूर्ण वृक्ष था? तो दोस्तों, सिंधु घाटी के लोगों का सबसे महत्वपूर्ण वृक्ष था पीपल का वृक्ष। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इस वीडियो सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24, भारत का सबसे बड़ा
हड़प्पाई नगर है या हड़प्पा नगर है? तो दोस्तों भारत का सबसे बड़ा हड़प्पाई नगर है धौलावीरा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, हड़प्पा के लोगों का सबसे प्रिय पशु था? तो साथियों हड़प्पा के लोगों का सबसे प्रिय पशु था कुबड़ वाला सांड। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26। ऋगुवैदिक सभ्यता का काल माना जाता है? तो साथियों ऋगुवैदिक सभ्यता का काल माना जाता है 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 27। ऋग्वेद में सर्वाधिक पवित्र नदी माना गया है? तो साथियों ऋग्वेद में सर्वाधिक पवित्र नदी माना गया है सरस्वती नदी को। चलिए आगे देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 28। ऋग्वेद में वर्णित सबसे महत्वपूर्ण देवता है? तो साथियों ऋग्वेद में वर्णित सबसे महत्वपूर्ण देवता है इंद्र देवता। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय संगीत का जनक माना जाता है? तो इसका आंसर तो आप सभी जानते हैं फ्रेंड्स, भारतीय संगीत का जनक माना जाता है सामवेद को। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इस वीडियो सीरीज का अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। सर्वाधिक प्राचीन एवं सबसे प्रामाणिक पुराण है? तो साथियों सर्वाधिक प्राचीन एवं सबसे प्रामाणिक पुराण है मत्स्य पुराण। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सबसे प्राचीन व सबसे प्रामाणिक स्मृति है? तो साथियों सबसे प्राचीन व सबसे प्रामाणिक स्मृति है मनु स्मृति, जिसकी रचना हुई थी शुंग वंश के समय। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जैन साहित्य को कहा जाता है? तो साथियों जैन साहित्य को कहा जाता है आगम। जैन साहित्य को कहा जाता है आगम। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 33। महाभारत का अन्य नाम है? तो साथियों महाभारत का अन्य नाम है जय संहिता। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, हड़प्पा वासियों का प्रमुख खेल था? तो साथियों हड़प्पा वासियों का प्रमुख खेल था पासा का खेल। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा इस वीडियो सीरीज का क्वेश्चन नंबर 35। हड़प्पा वासी माप तौल में प्रयोग करते थे? तो साथियों हड़प्पा वासी माप तौल में प्रयोग करते थे 16 के आवर्तों का। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इस वीडियो सीरीज का क्वेश्चन नंबर 36। महावीर के बचपन का नाम था? तो साथियों महावीर के बचपन का नाम था वर्धमान। अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 37। जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहास का ज्ञान होता है? तो साथियों जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहास का ज्ञान होता है कल्पसूत्र से। अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर इस वीडियो सीरीज का 38। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था? तो साथियों गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ, और जबकि महावीर के बचपन का नाम था वर्धमान। आपको इन दोनों को ध्यान में रखना होगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति की घटना कहलाती है? तो साथियों बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति की घटना कहलाती है संबोधि यानी ग्रेट इनलाइटमेंट। अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 40। उपनिषदों की कुल संख्या है? तो साथियों उपनिषदों की कुल संख्या है 108, जबकि प्रमाणिक रूप से उपनिषदों की कुल संख्या है मात्र 13। अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 41। सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक स्मृति है? तो साथियों सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक स्मृति है मनु स्मृति, जिसकी रचना हुई थी शुंग वंश के समय। अगला क्वेश्चन हो जाएगा इस वीडियो सीरीज का क्वेश्चन नंबर 42। महाभारत के रचयिता हैं? तो साथियों महाभारत के रचयिता हैं वेद व्यास, जिनका वास्तविक नाम है कृष्ण द्वैपायन या कि द्वैपायन। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, महाभारत का अन्य नाम है? तो साथियों ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, फिर भी आपको देख लेना चाहिए। तो महाभारत का अन्य नाम है जय संहिता। अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 44। सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ का नाम है? तो साथियों सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ का नाम है त्रिपिटक। यह क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आपको इसे ध्यान में जरूर रखना होगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, 16 महाजनपदों का वर्णन किया गया है? तो साथियों 16 महाजनपदों का वर्णन किया गया है अंगुत्तर निकाय में। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 46। जैन धर्म के प्रवर्तक, संस्थापक तथा प्रथम तीर्थकर थे? तो साथियों जैन धर्म के प्रवर्तक, संस्थापक तथा प्रथम तीर्थकर थे ऋषभदेव। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, जैन धर्म के 24वें व अंतिम तीर्थकर थे? तो साथियों जैन धर्म के 24वें व अंतिम तीर्थकर थे महावीर। 24वें व अंतिम तीर्थकर थे महावीर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 48। तो दोस्तों जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है महावीर को। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, महावीर के पिता, माता तथा पत्नी का नाम था? तो साथियों महावीर के पिता, माता तथा पत्नी का नाम था क्रमशः सिद्धार्थ, त्रिशिला और यशोदा। यानी महावीर के पिता का नाम था सिद्धार्थ, उनकी माता का नाम था त्रिशिला और उनकी पत्नी का नाम था यशोदा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास ज्ञात होता है? तो साथियों जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास ज्ञात होता है कल्पसूत्र से। चलिए वीडियो सीरीज में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। महावीर के जीवन कृतियों का विवरण मिलता है? तो साथियों महावीर के जीवन कृतियों का विवरण मिलता है
भगवती सूत्र से। महावीर के जीवन कृतियों का विवरण मिलता है भगवती सूत्र से। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, महावीर की पुत्री तथा दामाद का नाम था। तो साथियों, महावीर की पुत्री तथा दामाद का नाम था प्रियदर्शनी तथा जमाली। अगला क्वेश्चन हो जाएगा इस वीडियो सीरीज का क्वेश्चन नंबर 53। महावीर का प्रथम अनुयायी था। तो साथियों, महावीर का प्रथम अनुयायी था प्रियदर्शनी के पति जमाली, यानी कि उनके दामाद जिनका नाम था जमाली। अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 54। महावीर ने सर्वप्रथम उपदेश दिया था। तो साथियों, महावीर ने सर्वप्रथम उपदेश दिया था पावापुरी में। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। महावीर ने सर्वप्रथम अपना उपदेश किस भाषा में दिया था। यह क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना होगा। तो साथियों, महावीर ने सर्वप्रथम अपना उपदेश दिया था प्राकृत भाषा में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, महावीर के 11 शिष्य थे जो कहलाते थे। तो साथियों, महावीर के 11 शिष्य थे जो कहलाते थे गणधर। महावीर के 11 शिष्यों को गणधर कहा जाता था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, खजुराहो के जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो साथियों, खजुराहो के जैन मंदिर का निर्माण करवाया था चंदेल शासकों ने। अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 58। महावीर स्वामी को निवारण प्राप्त हुआ था। तो साथियों, स्वामी महावीर या महावीर स्वामी को निवारण प्राप्त हुआ था मल्ल राजा सस्तीपाल के राजप्रसाद में। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अध्यक्ष बना था। तो साथियों, महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अध्यक्ष बना था सुधर्मन। अगला क्वेश्चन हो जाएगा इस वीडियो सीरीज का क्वेश्चन नंबर 60। 29 वर्ष की अवस्था में बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना कहलाती है। तो साथियों, 29 वर्ष की अवस्था में बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना कहलाती है महाभिनिष्क्रमण। अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 61। बुद्ध द्वारा ज्ञान प्राप्ति की घटना कहलाती है। तो साथियों, बुद्ध द्वारा ज्ञान प्राप्ति की घटना कहलाती है संबोधि, यानी कि ग्रेट एनलाइटमेंट। यह क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, फिर भी आपको देख लेना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध द्वारा पहला उपदेश कहाँ दिया गया था। तो साथियों, बुद्ध द्वारा पहला उपदेश दिया गया था सारनाथ में, वो भी पाली भाषा में। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश को कहा जाता है। तो दोस्तों, बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को कहा जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। अगला क्वेश्चन हो जाएगा इस वीडियो सीरीज का क्वेश्चन नंबर 64। बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कहां पर दिए थे। तो साथियों, बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश दिए थे श्रावस्ती में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा इस वीडियो सीरीज का क्वेश्चन नंबर 65। बुद्ध की मृत्यु की घटना कहलाती है। तो साथियों, बुद्ध की मृत्यु की घटना को कहा जाता है महापरिनिर्वाण। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। बौद्ध संघ में प्रवेश पाने को कहा जाता था। तो दोस्तों, बौद्ध संघ में प्रवेश पाने को कहा जाता था उपसंपदा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा इस वीडियो सीरीज का क्वेश्चन नंबर 67। बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली पहली महिला थी। तो साथियों, बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली पहली महिला थी बुद्ध की सौतेली मां प्रजापति गौतमी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 68। आजीवक संप्रदाय के प्रवर्तक थे। तो साथियों, आजीवक संप्रदाय के प्रवर्तक थे मखली पुत्र गोसाल। चलिए वीडियो सीरीज में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रथम बौद्ध संघ थी महाकश्यप की अध्यक्षता में कब हुआ था। तो साथियों, प्रथम बौद्ध संघ थी महाकश्यप की अध्यक्षता में हुआ था 483 ईसा पूर्व में। और प्रथम बौद्ध संगति हुई थी महाकश्यप की अध्यक्षता में, वो क्वेश्चन में ही इंक्लूड है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, द्वितीय बौद्ध संगति साबक कामी की अध्यक्षता में कब हुआ था। तो साथियों, द्वितीय बौद्ध संगति साबक कामी की अध्यक्षता में हुआ था 383 ईसा पूर्व में। और यहाँ द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी साबक कामी की अध्यक्षता में, यह भी आपको जानने को मिला। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सिकंदर ने भारत विजय का अभियान कब प्रारंभ किया था। तो साथियों, सिकंदर ने भारत विजय का अभियान प्रारंभ किया था 326 ईसा पूर्व में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 72। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन थी। तो साथियों, मगध की प्रारंभिक राजधानी थी राजगृह, जिसे गृहब्रज भी कहा जाता था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सिकंदर और पोरस के बीच के युद्ध को कहा जाता है। तो साथियों, सिकंदर और पोरस के बीच के युद्ध को कहा जाता है हाइडे स्पीस का युद्ध या झेलम का युद्ध। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बिपाशा नदी को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो साथियों, बिपाशा नदी को अन्य नाम ब्यास नदी के नाम से जाना जाता है, यानी बिपाशा नदी को ब्यास नदी भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सर्वप्रथम भारत को इंडिया से किन्होंने संबोधित किया था। तो दोस्तों, सर्वप्रथम भारत को इंडिया नाम से संबोधित किया था यूनानियों ने। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चंद्रगुप्त के दरबार में आने वाला प्रथम यूनानी था। तो साथियों, चंद्रगुप्त के दरबार में आने वाला प्रथम यूनानी था मेगास्थनीज, जो कि सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में शिलालेख का प्रचलन किसने शुरू किया था।
तो दोस्तों भारत में शिलालेखों का प्रचलन शुरू किया था अशोक ने। चलिए वीडियो सीरीज में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इस वीडियो सीरीज का। क्वेश्चन नंबर 78, इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो दोस्तों इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी मेगास्थनीज ने, जो कि सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था और चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा किनसे ली थी? तो साथियों अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से। अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 80, अशोक के सबसे छोटे अभिलेख का नाम है? तो साथियों अशोक के सबसे छोटे अभिलेख का नाम है रुम्मीदेई अभिलेख। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 81, अशोक का सबसे बड़ा अभिलेख कौन सा है? तो दोस्तों अशोक का सबसे बड़ा अभिलेख है 7वां अभिलेख। उनका सबसे छोटा अभिलेख है रुम्मीदेई अभिलेख और सबसे बड़ा अभिलेख है 7वां अभिलेख। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अशोक के शिलालेखों की खोज किसने की थी? तो साथियों अशोक के शिलालेखों की खोज की थी टी पैंथेलर ने सन 1750 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 83, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो साथियों अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम पढ़ा था जेम्स प्रिसेप ने सन 1835 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा इस वीडियो सीरीज का क्वेश्चन नंबर 84, अशोक के कुल शिलालेखों की संख्या है? तो साथियों अशोक के कुल शिलालेखों की संख्या है 14 शिलालेख। अशोक के कुल 14 शिलालेख हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 85, सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाने का श्रेय जाता है? तो साथियों सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाने का श्रेय जाता है इंडो ग्रीक को। अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 86, शुंग वंश का संस्थापक तथा अंतिम शासक था? तो साथियों शुंग वंश का संस्थापक था एवं अंतिम शासक थे क्रमशः पुष्यमित्र शुंग तथा देवभूति, यानी शुंग वंश की स्थापना की थी पुष्यमित्र शुंग ने, जबकि शुंग वंश के अंतिम शासक थे देवभूति। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सातवाहन वंश की नींव किसने डाली थी? तो साथियों सातवाहन वंश की नींव डाली थी सिमुक ने। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 88, सर्वप्रथम शीशे का सिक्का किसने चलाया था? तो साथियों सर्वप्रथम शीशे का सिक्का चलाया था सातवाहन शासकों ने। अगला क्वेश्चन हो जाएगा इस वीडियो सीरीज का क्वेश्चन नंबर 89, कुषाण वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था? तो साथियों कुषाण वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था कनिष्क। कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था कनिष्क। अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 90, गंधार शैली तथा मथुरा शैली का विकास हुआ था? तो साथियों गंधार शैली तथा मथुरा शैली का विकास हुआ था कनिष्क के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 91, भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है? यह क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना होगा। तो साथियों भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है गुप्त काल को। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर तो आप सभी जानते हैं, भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इस वीडियो सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 93, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो साथियों नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी कुमारगुप्त ने। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन इस वीडियो सीरीज का। मंदिर निर्माण की कला का जन्म हुआ था? दोस्तों यह क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आपको इसे ध्यान में जरूर रखना होगा। तो साथियों मंदिर निर्माण की कला का जन्म हुआ था गुप्त काल में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 95, चीनी यात्री हेनसांग भारत किसके शासन काल में आया था? तो साथियों चीनी यात्री हेनसांग भारत आया था हर्षवर्धन के शासन काल में। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इस वीडियो सीरीज का क्वेश्चन नंबर 96, भूमि देने की सामंती प्रथा की शुरुआत किसने की थी? तो साथियों भूमि देने की सामंती प्रथा की शुरुआत की थी हर्षवर्धन ने। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस वीडियो सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था कृष्ण प्रथम ने। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था कृष्ण प्रथम ने। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी धर्मपाल ने। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 99, चोल वंश के संस्थापक का नाम था? तो साथियों चोल वंश के संस्थापक का नाम था विजयालय। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस वीडियो सीरीज का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 100, हिंदू विधि की पुस्तक मिताक्षरा की रचना किसने की थी? तो साथियों हिंदू विधि की पुस्तक मिताक्षरा की रचना की थी विज्ञानेश्वर ने। तो दोस्तों फाइनली वीडियो एंड करने का टाइम आ चुका है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, और हमारे चैनल में आप जुड़ना चाहते हैं और इसी तरह की वीडियो कंटिन्यू देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।